आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बीए सेकेंड ईयर का एक टॉपिक है मानव पर्यावरण संबंध। मानव पर्यावरण में क्या संबंध है और इसकी वर्तमान में प्रवृत्ति क्या थी, मध्यकाल में क्या थी और प्राचीन काल में क्या थी। तो प्राचीन काल से ही मानव और पर्यावरण का संबंध घनिष्ठ रहा है, वो एक दूसरे पर निर्भर रहा है। परंतु इसमें 19वीं शताब्दी में कुछ विचारधाराओं उत्पन्न हुई जिनसे स्पष्टीकरण हुआ कि मानव पर्यावरण में संबंध कैसे थे। जैसे देखें, पहली विचारधारा आई 19वीं शताब्दी में निश्चयवादी विचारधारा। निश्चयवादी विचारधारा, इस विचारधारा की उत्पत्ति जर्मन स्कूल से हुई, अर्थात जर्मन विद्वानों ने इस विचारधारा को आगे बढ़ाया। इस विचारधारा का प्रेरक जो मानते हैं मुख्य रूप से वो हैं रैटजेल। यानी प्राचीन जितने ही विद्वान हैं, हम्बोल्ट, रिटर, रैटजेल, हिप्पोक्रेटस, अरस्तु, डिमांजिया और कुमारी शैम्पल, ये निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक थे। इस विचारधारा की मूल प्रवृत्ति क्या थी? इसमें पर्यावरण को प्रधानता दी गई थी। पर्यावरण को प्रधान माना, अर्थात पर्यावरण ही सब कुछ है। वह मानव एक तुच्छ प्राणी है, पर्यावरण के प्रभाव मनुष्य पर अधिक हैं। उसके शरीर पर, उसकी रहन सहन पर, उसकी संस्कृति पर, उसके शारीरिक संरचना पर पर्यावरण का प्रभाव अधिक बताया है। तो अलग अलग विद्वानों के मत अलग अलग थे। यानी पर्यावरण को प्रधानता दी गई थी, मानव को एक तुच्छ प्राणी माना गया था जो पर्यावरणीय प्रभाव कहलाता है। यह निश्चयवादी विचारधारा कहलाती है। इसे पर्यावरणीय विचारधारा भी कहते हैं। जैसे हम बात करें रैटजेल की, रैटजेल ने कहा था कि मनुष्य भूतल की उपज है। यानी उसने इस विचारधारा से ही ऐसा लगता है कि मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भूतल से। वह संपूर्ण रूप से भूतल पर और पर्यावरण पर और प्रकृति पर निर्भर है। रैटजेल की शिष्या थी कुमारी शैम्पल। इन्होंने भी, ये भी पर्यावरणवाद की कट्टर समर्थक थी। इन्होंने कहा था कि कुमारी शैम्पल, इन्होंने कहा था कि पर्यावरण का प्रभाव मानव के मन, मस्तिष्क और आत्मा पर पड़ता है। यानी उसकी शारीरिक संरचना पर, उसकी संस्कृति पर, उसके रहन सहन और खान पान पर पर्यावरण का प्रभाव रहता है। यहाँ तक कि उसकी आत्मा पर भी पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। वो जिस क्षेत्र में रहता है उसी क्षेत्र के हिसाब से उस पर पर्यावरण का प्रभाव रहता है। प्राचीन विद्वानों में देखें, जैसे अरस्तु है, अरस्तु ने ही मानव पर पर्यावरण के प्रभाव को अधिक बताया है। जैसे उन्होंने कहा था, अरस्तु इन्होंने यूरोप और एशिया के लोगों में विभेद बताया कि यूरोप के लोग हैं, जो ठंडे प्रदेश के लोग हैं, वो अधिक शक्तिशाली होते हैं, कर्मठ होते हैं, कार्य करने में अधिक आगे होते हैं, जबकि एशिया के लोग आराम पसंद करने वाले, आराम से सोने वाले होते हैं। क्योंकि यहाँ की जलवायु ऐसी है जो कि आराम पसंद करती है। तो इस प्रकार जलवायु का प्रभाव मनुष्यों पर पड़ता है, ऐसा अरस्तु ने कहा था। तो यूरोप के लोग कठिन परिश्रमी, मेहनती होते हैं, जबकि एशिया के लोग आराम पसंद करने वाले होते हैं। ये जलवायु का प्रभाव। डिमांजिया थे, डिमांजिया, ये भी, इन्होंने भी सामाजिक भूगोल इनकी पुस्तक थी। इस पुस्तक में पर्यावरणीय और मानव के संबंधों को स्पष्ट किया है। तो उन्होंने कहा था कि मनुष्य समाज की उपज है, अर्थात मनुष्य की उत्पत्ति समाज से हुई है। उन्होंने ये उक्त महत्वपूर्ण कथन है डिमांजिया का, मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? समाज से।
तो समाज से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। इस तरह हिप्पोक्रेटस थे एक विद्वान, हिप्पोक्रेटस, इन्होंने भी मानव पर्यावरण के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। इनकी पुस्तक थी एयर वाटर एंड प्लेस, जल, वायु और स्थान। इसमें इन्होंने पर्यावरणीय विचारधाराओं को स्पष्ट किया कि पर्यावरण का प्रभाव मनुष्य पर अधिक रहता है। इसी प्रकार हम्बोल्ट की पुस्तक कॉस्मोस, हम्बोल्ट विद्वान हुए थे, उन्होंने भी अपनी पुस्तक कॉस्मोस में पर्यावरण प्रभाव को बताया। रिटर ने, वाल्स रिटर ने अपनी पुस्तक यूरोप, रिटर ने अपनी पुस्तक यूरोप में पर्यावरण प्रभाव को अधिक दर्शाया। इस प्रकार ये पर्यावरणीय विचारधारा को मानने वाले व्यक्ति अधिक हैं। ब्रैडजेल, अरस्तु, हम्बोल्ट, रिटर, डेमांजिया, हिप्पोक्रेटस आदि ये सभी विद्वान पर्यावरणीय विचारधारा को मानते हैं। इन्होंने पर्यावरण की प्रधानता मानी। तो इस प्रकार इस विचारधारा के बाद नई विचारधारा की उत्पत्ति हुई। उसमें इस विचारधारा का खंडन किया गया, यानी इसकी आलोचनाएं होने लगी। इनके बाद इसकी आलोचनाएं होने लगी और एक नई विचारधारा की उत्पत्ति हुई। उस विचारधारा का नाम है संभववाद। तो दूसरी विचारधारा आई संभववाद। इस विचारधारा को देखें, संभववाद सबसे स्पष्ट होता है। पहले पर्यावरण को प्रधानता दी गई, अब मनुष्य की संभावनाएं अधिक हैं इसमें। यानी मनुष्य एक क्रियाशील प्राणी है, वह कुछ न कुछ तकनीकी करता रहता है। वह पर्यावरण में अपने प्रभाव दिखाता रहता है, यानी वो निष्क्रिय प्राणी नहीं है, वह प्राचीन काल से ही सक्रिय प्राणी है, बुद्धिजीवी प्राणी है। वह अपने प्रभावों से पर्यावरण में परिवर्तन करता रहा है प्राचीन काल से ही। तो संभव यानी संभावनाएं हैं पर्यावरण में। इस तरह ये विचारधारा फ्रांस स्कूल से उत्पन्न हुई। फेब्रे, सबसे पहले फेब्रे ने इस संभववाद शब्द का प्रयोग किया। इसके बाद विडाल डी ला ब्लास ने मानव भूगोल के सिद्धांत पुस्तक में संभववादी विचारधारा का वर्णन किया। इसमें मानव को अधिक संभववादी माना, यानी एक कार्य करने वाले माना, प्रकृति में परिवर्तन करने वाला माना। गोल्डन बीजर ने कहा, गोल्डन बीजर एक विद्वान हुए थे, गोल्डन बीजर ने कहा था कि प्रकृति हमें मटेरियल देती है, चूना पत्थर आदि, और निर्माण योजना तो स्वयं मनुष्य को करनी पड़ती है। अर्थात प्रकृति ने जो दिया है उसका उपयोग करके मनुष्य अपनी बुद्धि से उसका उपयोग करके उस मटेरियल का कुछ नया बना सकता है, यानी कुछ निर्माण योजनाएं कर सकता है। ब्लास ने एक कथन कहा था कि संभावनाएं हर जगह हैं, प्रकृति तो मात्र परामर्शदात्री है। यानी पर्यावरण एक परामर्शदात्री है और मनुष्य एक संभववादी है, यानी सब और संभावनाएं हैं, मनुष्य को केवल प्रयास करने चाहिए। एक विद्वान हुए थे
जिम्बरमैन, इन्होंने भी संभववाद विचारधारा को आगे बढ़ाया। ये भी संभववादी विचारधारा के समर्थक थे। नेमांजिया ने भी निश्चयवादी विचारधारा का आलोचना की और वो भी संभववादी विचारधारा में आ गए। पहले ये निश्चयवादी विचारधारा में थे। इसी प्रकार कुमारी शैंपल है, वो भी पहले निश्चयवादी विचारधारा में थी, परंतु उसके ने फिर निश्चयवादी की आलोचना की और उसने संभववाद को भी आगे बढ़ाया। इस तरह संभववादी विचारधारा एक नई विचारधारा थी, पर यह भी पूरी तरह सही नहीं थी, क्योंकि इसमें मनुष्य को प्रधानता दी गई थी। कि कैसी थी? मानव प्रधान। जबकि दोनों का सामंजस्य होना जरूरी है। न तो मानव प्रधान है, न ही प्रकृति प्रधान है, यानी पर्यावरण प्रधान है। दोनों का सामंजस्य होगा तभी ये मानव जीवन और पर्यावरण चल सकता है। तो कुमारी शैंपल इन्होंने भी निश्चयवादी विचारधारा का खंडन करके संभववादी विचारधारा का समर्थन किया। मनुष्य पृथ्वी पर रहता है, चाहे उसके पैर कितने भी आसमान में उड़ जाएं, फिर भी वह पृथ्वी पर ही रहेगा, यानी पर्यावरण के पृथ्वी के साथ जुड़ा रहेगा। तो दोनों का तालमेल होना जरूरी है। पक्षी कितना भी उड़ जाए, परंतु अंत में तो ये पेड़ पर ही बैठेगा, जमीन पर ही आएगा। अर्थात पर्यावरण और मानव दोनों का तालमेल होना आवश्यक है। इस तरह 20वीं शताब्दी में एक नई विचारधारा की उत्पत्ति हुई, उसका नाम है निश्चयवादी विचारधारा। एक रेडियल की पुस्तक थी 20वीं शताब्दी का भूगोल, तीसरी विचारधारा थी, इसको बोलते हैं नव निश्चयवाद। यह वैज्ञानिकवाद या रुको और जाओ का सिद्धांत। रुको और जाओ, नव निश्चयवाद। टेलर ने इस विचारधारा का प्रादुर्भाव किया, ग्रिफिथ टेलर। इनकी पुस्तक थी 20वीं शताब्दी का भूगोल। इस विचारधारा में संभववाद और निश्चयवाद दोनों का तालमेल किया गया और ये विचारधारा जो आधुनिक काल में चल रही है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण विचारधारा है। श्राडल ने भी इसका समर्थन किया है। तो इस विचारधारा में संभववाद और निश्चयवाद को बराबर महत्व दिया गया और दोनों का तालमेल बिठाया गया, जो कि वर्तमान में लागू है। इससे ही मानव और पर्यावरण का जीवन आगे संभव है। इस तरह तीनों विचारधाराएं थी, तो अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि मानव और पर्यावरण का जो संबंध है वो एक अविश्वसनीय अकूट संबंध है, उससे हम पृथक नहीं कर सकते। उनका जुड़ा रहना एक महत्वपूर्ण कड़ी है।